किसानों के आगे झुके या सियासी फायदे के आगे नतमस्तक हो गए प्रधानमंत्री। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं रिया और हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह यह ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने जा रही है और जो भी प्रक्रिया है वो आने वाले सत्र में कंप्लीट कर ली जाएगी। और इसके बाद से ही तमाम जगहों से रिएक्शंस आने शुरू हो गए। विपक्ष ने अपनी अपनी बात कही, पक्ष ने अपनी अपनी बात कही। वैसे में हमने आपको हमारे लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सुनाई है। अब हमारी बात इस बात पर होगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला अचानक लिया कैसे? क्या ये मुद्दा कहीं के इलेक्शन से जुड़ा है या सच में वो बैकफुट पर आ गए हैं कि अगर उन्हें किसानों की इतनी ही चिंता थी तो यह डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया गया? कृषि कानून क्या था, उसके फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल हम पूछना चाहेंगे सर कि अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान कर दिया, क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? प्रधानमंत्री कोई भी काम बिना रणनीति बनाए हुए तो करते नहीं है रिया। अगर इसमें हम एक लाइन बोलें कि किसानों के आगे झुके या सियासी फायदे के आगे नतमस्तक हो गए प्रधानमंत्री, यह जनता को भी तय करना पड़ेगा। और यह बड़ा सवाल सबको ही पूछेगा कि आप झुके किसके आगे? किसानों के आगे झुके होते तो महीने 1.5 महीने के अंतराल में उनका आंदोलन सिमट गया होता। 14 महीने का वक्त लगता। 14 महीने का वक्त, 700 किसानों की शहादत। बिल्कुल। और इतना वक्त लेने का फिर मतलब क्या था? आखिर किसान बिल में बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को या एनडीए सरकार कह लें, उन्हें क्या सही लगा और किसानों को क्या गलत लगा? तो अगर उन्हें गलत लगा तो उनकी गलतियां दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी संवाद स्थापित उन किसानों से क्यों नहीं किया? और उन्हें किस बात का डर लगा कि वो सीधे जा करके एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम इस सत्र में, जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उस सत्र में सबसे पहला काम यही करेंगे कि बिल को वापस, तीनों कानून को हम वापस ले लेंगे, रिपील्ड करेंगे, मतलब रद्द कर देंगे। आखिर इस फैसले के पीछे पूरी कहानी को जोड़िए। 17 सितंबर 2020 को इस कानून को लोकसभा से पास किया गया था जी। उसके बाद से अब आप देख लीजिए, करीब 14 महीने का यह समय किसानों के लिए कैसा गुजरा। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन तमाम बॉर्डरों को किसानों ने लॉक किया, घेरा, प्रदर्शन शुरू हुआ, आंदोलन में लाठियां चली, क्या नहीं हुआ। लाल किले पे किसान चढ़े गए, झंडा तक उतार दिया गया देश का, वहां पर दूसरा झंडा फहराने की कोशिश हुई, किसान मरे, स्टंट करते दिखाई पड़ रहे थे किसान। आखिर उन्हें क्या नहीं बोला गया? गुटबाज बोला गया, इसके अलावा देशद्रोही बोला गया। हाँ, कई शब्दों से उन्हें अलंकृत कर दिया गया। बिल्कुल। आखिर ये सारे घटनाक्रम को प्रधानमंत्री देखते देखते कब उनका दिल इतना भरा कि वह बिना किसी से बात किए हुए, किसानों को संवाद स्थापित किए बिना किसानों से, वो एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। दिन चुना गया गुरु नानक जयंती का। आज मैं, और आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है। हमारे बिहार में गंगा स्नान कर रहे होंगे तो उन्हें खबर मिली, प्रधानमंत्री ने एक क्लिप शेयर कर दिया है और थोड़ा 18 मिनट का अपना कानूनों को संबोधन किया वापस कि मित्रों में ये वापस ले रहा हूँ। जहाँ भी किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग अपने घर चले जाइए। माफी भी मांगी है उन्होंने कि शायद हमें ही कोई गलती हो गई, हम ही समझा नहीं पाए कि एक्चुअली में इस कानून की क्या मंशा थी। और उसके बाद मतलब सबसे बड़ी बात रही कि उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और उसके बाद कहा कि अपने काम पे आप वापस लौट जाएं। लेकिन उतने दिन का हिसाब कौन देगा? हिसाब कौन देगा? वो किसान जिन्हें अपने खेत से कभी फुर्सत नहीं मिलता, वो किसान बरसों तक आंदोलन कर रहे थे। इसके जड़ में चलेंगे रिया जी कि कब से यह खेल शुरू हुआ और इस किसान बिल के पहले की कहानी क्या थी और किसान बिल क्या था। वो 3 कानून के बारे में आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के 90%
लोग या 80% लोग किसान बिल को ढंग से समझ नहीं पाए। जो बातें बताई गई, जो किसान को समझाया गया, किसान उस पर अड़े। अब मैं आज थोड़ा ब्रीफ करता हूं उन चीज़ों को कि किसान बिल हर किसी के समझ में नहीं आया था। जिस हिसाब से सरकार रखी, सरकार खुद ही किसानों को समझा नहीं पाई कि आखिर वो किसान बिल लाए हैं तो उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं, उसके जो उसके निगेटिव फीचर्स हैं, उसका सही से निराकरण कैसे होगा। 3 बिंदु इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने तीनों बिंदु पे भी मैंने उसको फिर से एक बार रिवीजन किया, क्योंकि साल भर पहले भी हम इस पर खबर करते रहे थे। तो इसमें एक पहला कानून है कि आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, ये अमेंडमेंट था। 1955 का एक कानून था जिसको अमेंड किया गया। इसमें आवश्यक वस्तुओं से प्याज, ये आलू, दलहन, तिलहन जैसे फसलों को हटाने की बात हो गई कि ये आपके ये इम्पोर्टेंट जो कहते हैं कि जरूरत की जो सामग्री है उसमें नहीं करेंगे इसको। इसका क्या असर होगा? इनके कहने का ऐलान था, अगर हम ऐसा कर देंगे तो इससे क्या होगा कि स्टॉकिंग, जमाखोरी जो है उस पर हम लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, सप्लाई, कीमत, इस सब पर जो है हम ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात ऐसा नहीं था, किसानों को सही मूल्य मिलने की बात कही जा रही थी। लेकिन दरअसल है क्या कि अगर आप इसे सोचिए, आम लोगों की भाषा में सोचिए, किसानों की भाषा में सोचिए, जब चीज़ें डीरेगुलेट होती हैं, जब इम्पोर्टेंट नेसेसरी चीज़ में, आवश्यक वस्तुओं से कोई चीज़ बाहर हो जाती है, तो फिर सरकार का हस्तक्षेप खत्म हो जाता है, बाजार के अधीन चला जाता है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें बाजार तय करती हैं, बाजार के भाव से डेली उछलता है, डेली गिर जाता है। तो इससे जो नफा नुकसान अगर देखा जाए, किसान के साथ साथ आम लोगों को होता। प्याज जब महंगी हो जाती है, दाम बढ़ने लगता है, दाल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, सरसों तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, तब एक वक्त आता है जब सरकार इसमें कोई फैसला लेती है। और सरकार फैसला लेती है कि अगर इसमें जमाखोरी हो गई है तो आप अपना स्टॉक खोलते हैं, या दाल की कमी हो गई है तो विदेशों से आप दाल मंगाते हैं, तो दाल आता है, फिर दाम को कंट्रोल करने की कोशिश होती है। लेकिन जब आप इसको आवश्यक सामग्री से हटा देते, तब इसमें शर्त उन्होंने कर दिया था सरकार ने कि अगर कीमतें 100% से अधिक होंगी, या फिर ऐसे खाद्यान्न जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, उसके दाम में अगर 50% से अधिक की वृद्धि हो जाएगी, तब ऐसे विशेष परिस्थिति में ही हम जो है दखल अंदाजी करेंगे, अन्यथा बढ़ने देंगे। मतलब जितने बड़े एटलीस्ट 100% तक तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये तो एक तरह से कहा जाए कि ये खामियां, अगर आप इस कमी को दूर करते तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता कि आप एक बिंदु पर किसान को सहमत कर पाए। अब आते हैं दूसरे बिंदु पे, जिसका नाम था कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा कानून 2020। इस कानून का मतलब यह था कि जैसे कि आप बिहार में हैं, आपके पास मंडी है, किसान उस मंडी में जाकर के अपना सामान बेचते हैं, फसल बेचते हैं। यहाँ पे यह सुविधा दी गई कि आप आउट ऑफ द मंडी, एपीएमसी के बाहर जा सकते हैं, आप दूसरे राज्य, लिमिटेड नहीं रहे, हाँ, दूसरे राज्य में भी जाकर के अपने सामान को बेच सकते हैं। यह बातें इस कानून के तहत कहा जाता है कि इंटर स्टेट बिजनेस को डेवलप करने की बात, पहल अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए कमियां कहाँ थी। इस कमियों को जब मैंने समझने की कोशिश की, इनका कहना था कि मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब का कॉस्ट जो है वो ख़त्म कर देंगे, और अगर आप कर देते हैं तो व्यापारी आपका सामान खुद उठा करके ले जाएंगे, ये सारी बातें थी। लेकिन अब यहाँ पर किसानों के मन में शंका यह भरी गई कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट बेचने जाते हैं, आप मंडी में उस समय तक बेचने नहीं गए, आप आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, उस वक्त अगर आपको एमएसपी नहीं दी गई, तब आप क्या करेंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो मूल्य होता है, तय करना होता है सरकार, जैसे कि अगर तय करती है, तो वो अगर आप तय नहीं करेंगे तो व्यापारी अगर बाहर चला गया बेचने के लिए, और व्यापारी ने उसको मजबूर कर दिया कि हम आपको इतना ही पैसा देंगे, तो फिर क्या कर पाएंगे? तो किसान फंस जाएंगे, उनके पास कोई पॉइंट भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये एक समस्या थी कि आप इस बिंदु को समझा नहीं पाए किसानों को, आप बात ही करते नहीं गए, आप समझा नहीं पाए कि ठीक है, अगर आप आउट ऑफ एपीएमसी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट आप अपना बेचने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए एमएसपी है। आपको याद होगा जब हम लोग एक बार सतपाल मलिक का वीडियो किए थे,
सतपाल मलिक ने कहा था कि किसानों में 3 कानून है, 2 पे तो मैं सबको मना लूंगा, एक कानून जिस पर विवाद है वही मंडी के बाहर वाला एमएसपी वाला, आप एमएसपी कर दीजिए, मैं किसानों का नेता रहा हूं, मैं किसानों को समझा लूंगा। उन्होंने कहा था, नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो फिर प्रधानमंत्री ने चुपके से आकर के अब एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, तो जिससे कि अब फजीयत हो रही है। देश भर में विपक्ष के लोग इन पर हमला कर रहे हैं। सब लोग बेसिकली इलेक्शन स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा, ऐसे भारत कृषि प्रधान देश है, कन्हैया कुमार ने क्या कहा कि इन किसानों को बैलों के जो मरखा बैल होता है, भड़का हुआ बैल, उसको काबू में करने का हुनर आता है। आप तो सरकार है, आपको भी हम काबू में कर लेंगे। हाँ। किसानों ने काबू अंदर दबा कर ही रहेंगे। हाँ, किसानों ने झुका के दिखा दिया। आखिर सरकार तो झुकी है, अब किसान इसे अपनी जीत कहें या फिर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद इसमें कोई सियासी फायदा देखा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम कानून के फैक्ट्स और उसके डिमेरिट पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे इसमें तीसरे कानून पे, जो कहता है कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, जिसको आसान शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे, इसमें भी सरकार ने बेनिफिट ही देखा। सरकार को बहुत इसमें लगा कि उद्देश्य यह था किसानों के फसल की सर्टेन प्राइस दिलवाना। जैसे कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको फलाना का खेत पसंद आया, आपने उस खेत को कहा कि हम आपके खेत को ठेका पे ले रहे हैं। किसान उसके साथ यह करार करते कि आप मेरा खेत ले रहे हैं तो हम इस खेत में अगर आपको भी फसल लगाएंगे तो हम इतना पैसा लेंगे। एक सहमति बनती, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि जो है, अवधि उसमें कुछ निर्धारित जो कानून में मुझे ध्यान अभी नहीं आ रहा है एग्जैक्ट डेट कितने पीरियड का था, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कोई साल का ही होगा। उस दौरान किसान को जो है वो पैसा मिल जाएगा। फसल अब कम उपजे, अधिक उपजे, खाद की कमी हो, क्या हो, नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन किसानों को उस चीज़ का पैसा मिल जाएगा। ये एक बात कही गई थी। लेकिन इसमें कमी क्या थी कि ऐसी परिस्थिति में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो बिजनेसमैन हावी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बिजनेसमैन इसमें जब एंट्री ले लेंगे तो यह कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने तोड़ने की कोशिश की, जिस पक्ष से तोड़ा गया उनको जुर्माना देना होगा। किसान कहाँ से जुर्माना देंगे? तो वो जुर्माना तो कैसे वो संभाल पाएंगे? तो ये गलतियां देखी गई और ये इनके मन में यह घर कर गया कि किसानों के कि ये पूंजीपतियों का व्यापार हो जाएगा। जो कृषि प्रधान देश, जहां किसान अपने कंधे पर हल लेकर के चलना, बैलों के साथ खेत में मेहनत करना, उस मिट्टी से जंग लड़ना, उसका सीना फाड़ के अनाज पैदा करना, वो काम करते किसान, उस पर राज कहीं ना कहीं इनका हो जाता, कॉर्पोरेट घरानों का राज हो जाता। वो तय करते कि इस बार आपको खेत में क्या लगाना है, हम आपको इतना पैसा देंगे, बाकी फसल क्या होगा नहीं होगा, हम कैसे बेचेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो उठा के ले जाते। तो एक डर किसानों के मन में यह पैदा हुआ कि कॉर्पोरेट की एंट्री अगर किसान की हो गई, सरकार ने सोचा कि कॉर्पोरेट अगर इसमें घुसेगा तो कृषि प्रधान देश हम कहे जाते हैं, लेकिन कृषि से इनकम लगातार देश की घट रही है, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं अगर ये लोग घुसेंगे तो। लेकिन मोनोपोली होने का डर तो बढ़ रहा था। आप इस बात को क्यों नहीं समझा पाए? आज कैसे आप अडानी और अंबानी की जिक्र करते हुए आपको याद आ जाता है कि छोटे छोटे व्यापार में अडानी घुस गया है। सरसों तेल की कीमत अडानी तय करेगा, हिमाचल में सेब की कीमत अडानी तय करेगा, चावल की कीमत अडानी तय करेगा। आप देखिए कि जो रेलवे स्टेशन के बाहर जो पार्किंग हुआ करती थी उसमें तो बिडिंग होता था। कि कोई भी जाकर टेंडर लेता था, जिसके पास क्षमता है वो टेंडर ले लेता था, उसको देखता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कभी देखेंगे कि देश भर के तमाम लगभग 80 to 90% एयरपोर्ट के इस तरह के व्यापार पे, पार्किंग वाले सिस्टम पे, दुकानों के कॉन्ट्रैक्ट पे अडानी का कब्जा हो गया है। अडानी ने इन सब चीजों को अपने कब्जे में कर लिया, तो एक छत्र राज हो गया ना। जैसे कि जियो आने के बाद कई लोगों का व्यापार खत्म हो गया, कंपनियों का, बिल्कुल एयरसेल जैसी कंपनियां खत्म हो गई, वोडाफोन आइडिया को करार करना पड़ गया, को साथ में आना पड़ा। हाँ, इनसे टक्कर लेने के लिए। तो एक छत्र राज वाला जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। इसी को तो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तानाशाही, मोनोपोली जैसे सिस्टम में आ जाएंगे हम लोग, तो किसान के अंदर डर तो बढ़ेगा ही।
तो इस डर को खत्म करने की कोशिश सरकार ने क्यों नहीं की? ये सवाल तो लोग पूछेंगे ना कि आप किसानों से तो एक बार भी संवाद नहीं किए, लगातार आंदोलन होता रहा और आप संवाद नहीं किए। तो इन सब मुद्दों का डर जो है इनको तय हुआ। इससे क्या हुआ, और एक चीज और था, मैंने एक पॉइंट और नोटिस किया था कि सरकार ने कहा था कि आप भंडारण कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि देश में कितने किसानों के पास भंडारण की जगह है? सुविधा है, बिल्कुल नहीं है। कोल्ड स्टोरेज कितने हैं देश में? बहुत। तो फिर ऐसे परिस्थिति में किसानों के लिए तो मुश्किल ही मुश्किल थी। तो सरकार ने इस कानून पर कदम तो उठाए, लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स थे, इस कमियों को दूर करने के लिए कभी संवाद करने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हुई। यह चीज सरकार को ध्यान रखना चाहिए था। अब आते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं, फिर हम लोग चलेंगे कि इसके सियासी एंगल क्या है। आपको याद होगा कि 2017 में एक बार जंतर मंतर पर साउदर्न फार्मर्स पहुंच गए थे। तमिलनाडु से किसान आए थे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे 2017 में, और चूहा खाए थे वहां। याद है। यह दृश्य बहुत लोगों के दिमाग में होगी। दूसरा, 2018 में अगले ही साल एक प्रदर्शन देखने को मिला कि किसान आए यहाँ से, भिवंडी से, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, और मुंबई तक उन्होंने पैदल मार्च किया। वो भी किसानों का एक विरोध ही था, चाहे वो राज्य वाइज हो, चाहे वहाँ पे केंद्र सरकार से दिक्कत हो, लेकिन विरोध की शुरुआत वहाँ हो गई थी। तो इन सब चीज़ों का खैर कोई असर 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा, लेकिन 2020 आते आते जब आपने कृषि कानून बनाने का फैसला लिया, तो यहाँ पर आपको दिखने लगी सारी चीज़ें कि असर कैसे होता है। एक आप ट्रेंड सेट कीजिए ना, आप ध्यान दीजिएगा। जब CAA और NRC की बात शुरू हुई तो CAA और NRC में क्या हुआ, वहाँ पे आंदोलन करने लोग बैठते थे तो उठते नहीं थे, बिल्कुल रोड ब्लॉक, मारपीट होना शुरू, सब कुछ। लोग बिरयानी खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, हिलेंगे नहीं हम। तो एक यह दौर शुरू हुआ जब आंदोलन 10 दिन 15 दिन पे खत्म होता था, वो महीनों चलने लगा। और जब किसानों ने अपनी ताकत दिखाई तो वर्षों 14 महीने, वर्षों चल गई ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई। अब देखिए, हम आते हैं इस पे असली वजह जो हमारी नज़र में है, क्योंकि अगर किसानों के हित के बारे में सोचे होते तो प्रधानमंत्री या बीजेपी का डेलीगेशन या सरकार का डेलीगेशन जा करके इन लोगों से बात करता, ढंग से इन्हें समझाता कि इनके निगेटिव पॉइंट्स क्या थे, किसान को आप समझा क्यों नहीं पाए, कोशिश नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या खेल है कि अब हम चुनावी नतीजे पर आते हैं। तो 2020 और 21 के बीच के इलेक्शंस का भी जिक्र कर लें, वहाँ पर अगर स्थिति देखें तो ज़्यादा कोई असर नहीं था। बिहार में सरकार बन ही गई, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। झारखंड में दिक्कत हुई, असम में आ ही गए, केरल में थे ही नहीं आप, दिल्ली में थे ही नहीं आप, लेकिन दिल्ली में आपको लगा था कि आएंगे नहीं आए, ये भी एक इफेक्ट जोड़ सकते हैं। पौंडीचेरी में एनडीए को बहुमत मिल गया था, तमिलनाडु में आपका कोई मतलब ही नहीं बनता है, बंगाल में आपने जितनी बड़ी ये कोशिशें की लेकिन उसका भी नतीजा सिफर था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो जितने भी 2020 और 21 के दरमियान चुनाव हुए, लगभग 8 स्टेट में, 8 स्टेट में इसका कोई खास असर देखने को हमको नहीं मिला। अब असर शुरू कैसे हुआ? असर देखिए कि जैसे ही कृषि कानून बिल पास हुआ था तो सबसे पहले पंजाब में, क्योंकि पंजाब ने सबसे पहले आंदोलन किया था, जबरदस्त आंदोलन पंजाब का था, और पंजाब ने वहाँ पर शिरोमणि अकाली दल जो इनके साथ कोलैबोरेशन में थी, एनडीए सरकार को समर्थन दे रही थी, सबसे पहले उन्होंने अपना समर्थन वापस किया। केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया और पंजाब में संबंध विच्छेद कर लिए। तभी तो पंजाब चुनाव के दौरान समझ नहीं आ रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चलना है कि किसके साथ जाना है। बीजेपी की दिक्कत क्या हो गई, इसके बाद पंजाब के निकाय चुनाव में जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं, तो उस इलेक्शंस में बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, वार्ड में घुसने नहीं दिया जा रहा था, उनको भगाया जा रहा था। यह विरोध कब तक? जब आप जमीनी स्तर पर आपके खिलाफ लहर है तो आप स्टेट असेंबली इलेक्शन कैसे जीतेंगे? इसका डर इन्हें सताया, तो इन्होंने, पंजाब के लोग, प्रधानमंत्री को यह बात समझ में आ गई थी, उन्होंने पहले करतारपुर कॉरिडोर खोल करके पंजाबियों को खुश करने की कोशिश की। अनाउंसमेंट हो गया था, कल फाइनली खुल गया। तो इसके बाद अब क्या किया जाए? गुरु नानक जयंती का दिन है, तो इन्होंने फैसला लिया कि कृषि कानून को ही आज खत्म करते हैं, ना रहेगी बांस, ना बजना है बांसुरी। तो ये फैसला लिया गया पंजाब चुनाव को देखते मानना पड़ेगा इनकी पीआर स्ट्रैटेजी की जो टीम है
बहुत दिमाग लगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री सियासी फायदे के आगे नतमस्तक हुए हैं, किसानों के आगे कम हुए हैं। नतमस्तक नहीं हुआ है। अब देखिए, हम बात करते हैं यूपी चुनाव की। यूपी में किसानों ने भारी बवाल किया था, और अगर आप किसान महापंचायत की बात करेंगे तो देश भर में भी बड़ा ये हुआ है आंदोलन। हाँ। किसान महापंचायत अगर देखा जाए तो कमोबेश अधिक बड़े बड़े स्टेटों में ये आंदोलन देखे गए। बिहार में कोई असर नहीं है, नीतीश कुमार ने भी कहा कि बिहार में पहले भी असर नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन जगहों पर किसानों का आंदोलन देखा गया था। इसके बाद अब यूपी की अगर हम बात करते हैं तो किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत, हाँ। वो पश्चिमी यूपी से आते हैं, उनका घर वहाँ है और पश्चिमी यूपी में उनका प्रभाव है। उन्होंने अपना दम दिखाया और सालों तक किसानों को लीड करते रहे। आंदोलन लगातार चलता रहा, लाठियां बरसती रही, वो चलता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर हुक तब घुसा, टेंशन तब हुई जब पश्चिमी यूपी से यह लड़ाई किसानों की पूर्वांचल में घुस गई। ईस्ट यूपी में जब यह जंग शुरू हो गया तो यह झटका जो है प्रधानमंत्री को लगा। और एक चीज का और लगा, आप देखे होंगे लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, हाँ, लखीमपुर खीरी हिंसा, वो हिंसा किसको नहीं पता है, वो पूर्वांचल का एरिया है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे ये सारी चीजें हुई तो एक बार बीजेपी के नेताओं का नाम आ गया, कई लोग इसमें शामिल हो गए, इस बेटे घटना का में। नाम आया। हाँ, तो यहाँ से प्रधानमंत्री का दिमाग सोचने पे मजबूर किया कि आखिर पूर्वांचल घुसा है, कल के डेट में आगे बढ़ते बढ़ते ये हिंदी पट्टी को अगर पूरे कब्जे में ढंग से ले लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और सिर्फ ये स्टेट इलेक्शन की बात नहीं है रिया, यह प्रधानमंत्री ने 2024 का सोचा है। और ऑल्सो बाई इलेक्शंस भी जब हुए थे बहुत सारे स्टेट्स में, इन सभी कारणों के चलते बीजेपी को नकार दिया गया। हिमाचल प्रदेश में, हाँ, आप देख लीजिए, वहां पर भी इनकी स्थिति खराब हो गई। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा महंगाई की वजह से हार गए। हाँ, लेकिन एकदम क्लियरली। और ऑडियंस, मतलब उनकी जो पब्लिक थी, वो उन्होंने भी यही रिएक्शन दिया था कि वही रीजन है, बस महंगाई। और इस तरीके से और भी चीजें क्लियर कर रही थी कि बीजेपी जो है कहाँ मात खा रही है, और शायद वही स्ट्रैटेजी बनाई गई। हाँ, अब देखिए कि वेस्ट यूपी का आंदोलन पूर्वांचल में घुसा और प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता हो गई कि अखिलेश यादव एक रैली करते हैं, उस रैली में इतनी भीड़ होती है कि शायद प्रधानमंत्री की रैली में ऐसी भीड़ देखी जाती थी। और प्रधानमंत्री गए रैली करने के लिए उसी यूपी में एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने गए थे, भीड़ नहीं आई थी। बिल्कुल। और वो आगे यहाँ से प्रेशर देखिए, इनको समझ में आने लगा कि शायद हो ना हो किसानों की नाराजगी हमें झेलनी पड़ रही है। आप एक चीज देखिए कि 2017 और 2012 की तुलना कीजिए। 2012 में जब हम लोग ये चीज देखे थे तो उस वक्त वेस्ट यूपी में करीब 110 सीटें हैं और बीजेपी के हिस्से 38 सीटें आई थी विधानसभा की। और जब हम 2017 में आते हैं तो प्रचंड बहुमत की सरकार है योगी जी की। बिल्कुल। और यहाँ पर 110 में से 88 सीटें आई। और इनका इंटरनल सर्वे यह कहता है कि यूपी में इनको झटका लग सकता है, खास करके अगर पश्चिमी यूपी इनके हाथ से अगर गड़बड़ हुई तो ये कहीं बहुत सारे रीजंस, उसके बैकग्राउंड रीजंस भी हैं। कई लोग योगी सरकार को थोड़ा मोनोपोलिटिक मानती है, क्योंकि वो जिस तरीके से फैसले लेते हैं, रूड फैसले होते हैं। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वन साइडेड फैसले होते हैं, रूड फैसले होते हैं। कई चीज़ों पर किसी के फोटोज चिपका देना, अगर किसी ने कोई गलती की है फोटो चिपका देना, उसका नाम लिख देना, पता लिख देना, ऐसी चीज़ें उन्होंने, ऐसे डिसीजंस लिए हैं कई सारी चीज़ों में। और इन सब का खामियाजा भी है। कुछ ऐसे नियम उन्होंने बनाए हैं कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ऐसे नहीं कर सकते। कई मामलों पे एरिया विरोध है। अब आप देखिए, जब से यह सरकार आई है इन्होंने छात्रों को भी टारगेट किया है। एग्जैक्टली। जेएनयू से कन्हैया कुमार उभर के नहीं आते अगर आप कन्हैया के पीछे इस तरह से नहीं पड़ते। आप उसको आतंकवादी, देशद्रोही घोषित करने में लगे रहे और उनको उतना फेम मिलता गया। अब एग्जैक्टली उतना ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। जेएनयू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ की फीस को लेकर के बवाल हुआ था, हॉस्टल की फीस बढ़ाए जाने पर लेके आंदोलन होने लगा था, जब दीपिका पादुकोण वगैरह हर कोई वहाँ पे पहुँचने लगी। तो ये आप देख सकते हैं कई यूनिवर्सिटीज पर ये सारी चीज़ें लागू होती हैं, जहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जहाँ पर नाराजगी देखी जा सकती है लोगों की। तो इन सब चीज़ों का भी एक असर पड़ता है कि युवाओं के दिमाग में यह घुस रहा है कि यह सरकार जो है छात्र विरोधी भी है, जन विरोधी है। इनके फैसले जो हैं उसी तरह के होते हैं कि आप फैसले सीधे ले लेते हैं। अगर आपने कृषि कानून का विरोध किया तो एक लड़की को आपने गिरफ्तार करवा दिया। फेसबुक पे कुछ लिख रही, खास तरह से ये सब मामले यूपी से ज़्यादा आते हैं। अब कोई लोग फेसबुक पे लिख रहा है, फेसबुक पे ने तो नहीं कहा है ना कि आप ये टेक्स्ट नहीं लिख सकते।
अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है। और फंडामेंटल अगर राइट आप है। सोशल मीडिया पर लिखने से ऐसे रोकेंगे तो फिर लोग अपनी बातों को कहाँ रखेंगे? सबसे ज्यादा लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पे कनेक्टेड होते हैं, ट्विटर पे कनेक्टेड होते हैं। ट्विटर का भी यही हाल रहता है। वन साइडेड रूल, अगर वहाँ कुछ लिख रहे हैं ठीक है, अभद्र और बाकी सभी चीज़ों में डिफरेंस होता है, लेकिन नॉर्मल से अगर सरकार को विरोध करते हुए कुछ लिखा जाता है तो आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये तो फिर वही हो गया ना कि आप जो बोलेंगे वही करना है। मोनोपोलिटिक डिसीजन आप लेते हैं, मोनोपोली बनाकर रखे हैं यूपी में। मेरे जो रिएक्शंस हैं मतलब वहाँ की चीज़ों को देखकर वो यही है कि बहुत वन साइडेड वहाँ पे होता है सभी चीज़ों को। और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये तो हम सबको पता है, युवा ही हैं, आगे जाकर वही वोट देंगे। एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई रिया कि यहाँ पर अगर आप नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हैं तो आपको कब देशद्रोही साबित किया जाएगा। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। कई लोगों को मैंने कन्हैया का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि जरूरत नहीं थी इस इतनी बड़ी पब्लिसिटी की। बिल्कुल। उसके बाद बताइए ना, कन्हैया के बाद जेएनयू का कौन सा ऐसा छात्र नेता है जो आपको इतना फेमस नजर आया हो? क्योंकि वहाँ जेएनयू में छात्र नेता मतलब अच्छा वक्ता, यूपी के एक कॉमेडियन थे, वो शोज तो चलते रहते हैं, लाइव शोज चलते हैं उन लोगों के। अब शो में कुछ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, ये चीज़ें भी बदली है कि मजाक के नाम पे कुछ भी बोलते हैं, वो हम अग्री करते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ सरकार के खिलाफ बोलती गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आज़ादी छीनती है, और यूपी में बेसिकली बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिलता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है उनकी कमजोरी का। देखिए, एक छवि जब बन गई ना, जन विरोधी छवि, यह प्रधानमंत्री को नुकसान तो कर ही रही है, भविष्य में पार्टी को नुकसान करती है। बिल्कुल। तो आने वाले अगर देखा जाए जो स्टेट इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शंस हैं, वो तो नज़र में है ही, चाहे यूपी का हो या पंजाब का हो, ये नज़र में है। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो केंद्रीय स्तर पर विरोध न पैदा हो, क्योंकि बीजेपी और एनडीए लीड जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि 2024 के आगे भी हम जो है लीड करें, देश का नेतृत्व करें। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को वो खत्म करना चाह रही है, सारे विवादों को जड़ से खत्म करेगी, और सही समय पर एक फैसला लिया गया ताकि 3 सालों में जनता भूल जाए, आपके इन सारे चीज़ों को जनता भूल जाए। ये देश की जनता है, जानते सब कुछ है, भोली बन जाती है। हर एक समय पे ऐसा होता है कि अगर आप कोई कांड भी कर देते हैं तो धीरे धीरे वो कांड जो है वो खत्म होने लगता है, लोग भूल जाते हैं। कई ऐसे क्राइम बिहार में होते हैं, आप 10 दिन तक चिल्लाएंगे, चीखेंगे, लेकिन फिर 1 महीने 2 महीने बाद आपकी जिंदगी पटरी पे दौड़ जाती है, आप फिर लाइन पे आ जाते हैं। तो सरकार भी कुछ कमोबेश यही कोशिश करती है। हमने क्या कहा कि कोरोना के इतने टीके पड़ गए, लाखों अरबों खर्च हो गए, और एक तरफ आपने देखा नहीं कि आपके रसोई गैस की कीमत, सरसों तेल की कीमत, सब्जियों की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई कि वो सारा पैसा जो है सरकार अपने खजाने में भर करके उस जो क्षतिपूर्ति कर रही है सरकार। बिल्कुल। आखिर जनता को गुमराह कर रहे हैं। फिर आप एक तरफ फ्री की बात करें, दूसरी तरफ आप उनका खून चूस रहे हैं। यहाँ वही होता है कि अगर कुछ चीज़ बहुत तूल पकड़ रहा है तो वहाँ मुद्दे से ही भटका दो, और उसके बाद आराम से अपने जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पे लागू कर दो। उसके बाद आप इजीली लीड कर सकते हो, अपनी बातों को रखवा सकते हो। इस बीच में महंगाई मुद्दा है, अब किसान बिल वापसी का, अब सब लोग आत्ममुग्ध होंगे। बिल्कुल। हमने झुका दिया, किसानों ने झुका दिया। हाँ, सब लोग करेंगे। आप देख रहे हैं पटना में शुरू हो गया, पप्पू यादव के समर्थकों ने नरेंद्र मोदी पर काली पोतना पुतला जलाना शुरू कर दिया है। महंगाई ढोल बज रहे हैं। महंगाई मुद्दा, कुछ दिन पहले वही महंगाई मुद्दे पे बात कर रहे थे, महंगाई मुद्दे पे शांति हो गई, अब ये मुद्दा तुल पकड़ेगा, और उसके बाद अब ये मुद्दा तुल पकड़ेगा तो फिर किसी और मुद्दे को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। 2022 आ जाएगा, चुनाव आ जाएगा, फिर चुनाव मुद्दा हो जाएगा। यही स्ट्रैटेजी हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू हो ही गया था। बिल्कुल। कि जिन्ना क्या है, ये सारे सलमान खुर्शीद के मामले को प्रकाशित किया गया। अब किसान पर लड़िए, बहस कीजिए, या देश की मीडिया है जितना चमकाएगी उतना चमकते रहिए। बिल्कुल। तो ये तमाम बिंदुओं पे हमने चर्चा की, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो ऐलान किया है वो कितना एक तरह से कहें तो पॉइंटफुल है या पॉइंटलेस है। आखिर उन्हें ये करना था तो पहले क्यों नहीं किया, और अगर उन्होंने ये किया है तो ये स्ट्रैटेजी क्या है। फिलहाल इस वीडियो में हमारे तरफ से इतना ही, और भी ऐसे ही डिस्कशंस के लिए आप हमारे साथ बने रहें, पल पल के अपडेट्स के लिए भी देखते रहें न्यूज़ PR। धन्यवाद।